हेलो बच्चों, सभी ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूं। अभी इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा, फंडामेंटल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते कैसे बनाए जाते हैं, उस पे हमने 9 वीडियो लेक्चर्स बनाए। 9 वीडियो लेक्चर्स में उस टॉपिक को कंप्लीट किया। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है और अब ये जो टॉपिक है ये है साझेदारी पर, पार्टनरशिप पे। जो बच्चे अभी +2 में आए हैं, थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपकी बुक को 2 पार्ट में बनाया गया है। तो पहले पार्ट में एक तो ये जो पहला टॉपिक था एनपीओज का, और अब सारे टॉपिक आपके पार्टनरशिप के हैं। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि आप अभी तक भी अगर मुझसे प्रॉपर नहीं जुड़ पाए हैं, आपको दिक्कत आई है बीच में समझने में, वैसे तो आपके पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको दोबारा भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर फिर भी अगर बाई दिए आपका अभी तक भी मुझसे प्रॉपर ये कांटेक्ट नहीं बन पाया है कि आप समझ नहीं पाए मेरी बातों को, तो अब भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, एक बच्चा कहता है सर मुझे एनपीओस प्रॉपर समझ में नहीं आया, तो क्या मैं अब भी समझ सकता हूं? बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए कि आपने कुछ किया ही नहीं है, तब भी आप समझ सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हम पार्टनरशिप में चलेंगे फिर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपस में कंसर्न है। ये अगले 4-5 टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए दूसरा तभी आएगा जब आपको पहला समझ में आएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। मैं हीरो सिंह रावत, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 7 रोड खुर्द, हिसार। लॉकडाउन की वजह से बच्चों को घर से ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और मेरे इस प्रयास में मैंने कोशिश की है कि चाहे वो मेरे स्कूल के विद्यार्थी हो या किसी अन्य विद्यालय के विद्यार्थी हो, सभी को इसका फायदा मिले। इस सोच के साथ मैंने ये वीडियो शूट किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। और बच्चों, कहते हैं कि मेहंदी बांटने वाले के हाथ में खुद मेहंदी लग जाती है। तो आप भी दूसरे बच्चे जो भी कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो भारत में किसी भी कोने में हो, अगर आपके मित्र हैं, आपके परिवार में रिश्तेदारी में है, तो उनको जरूर बताएं कि एक बार आप सुन के देखिए। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। तो मेरे साथ फिर से बन जाइए। और हाँ, अब पहले 2 या 3 लेक्चर्स मेरे थ्योरेटिकल होंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज न्यूमेरिकल करेंगे तो पहले उसका थ्योरेटिकल बेस आना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं, हम क्या चीज करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, आधारभूत सिद्धांत, जो बेस बना है, शुरू में बेस। बेटे, आपने एकाकी व्यापार सुना होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक आदमी अपना व्यापार करता है ना, अकेला करता। और मैं कहता हूं सबसे अच्छा व्यापार है, लेकिन कमियां भी बहुत है। जैसे कि पूंजी की कमी। एक आदमी कितना पैसा जुटा सकता है? नहीं जुटा सकता। इसी तरह से अकेला व्यक्ति कहां कहां जाएगा? सपोज मान लीजिए बॉम्बे से माल खरीदना आता है, मुंबई से, और हिसार में जाके बेचना पड़ता है। एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे जाएगा? बार बार जाना आना। तो कई बार उसे पार्टनर्स की जरूरत पड़ जाती है ना। और कोई और भी रीजंस हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस कि हमें व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल बेस हमने +1 में पढ़ा था। हालांकि हल्का फुल्का मैं यहां भी बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ना है तो बिजनेस स्टडीज में था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो अकाउंटिंग फॉर, हमारा टॉपिक देखिए अकाउंटिंग है, हमारा टॉपिक है, हमने खाते बनाने हैं। फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, ये क्या है? भारत सरकार ने साझेदारी को प्रॉपर चलाने के लिए एक कानून बनाया हुआ है, जिसका नाम है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। याद रखना इसको, 1932, देश की आजादी से भी 15 साल पहले, 47 में हुआ था, ये 32 की बात। 1932 की धारा 4, उसमें जो सेक्शन 4 है, उसके अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, पार्टनरशिप
उन व्यक्तियों का संबंध है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, उन लोगों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को who have agreed to share the profits of a business, एक व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत है, ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। कैरिड ऑन, चलाया जाता है, बाय ऑल, सबके द्वारा, और एनी ऑफ देम, किसी एक के द्वारा, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए। नहीं समझ में आया? कोई बात, अभी तो एक बार मैंने पढ़ाया, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। साझेदारी, भारतीय साझेदारी 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। इसका मतलब हुआ व्यक्ति होने चाहिए, एक आदमी से साझेदारी नहीं चलती, व्यक्ति, एक से ज्यादा, 2, 3, 50 ऐसे करके होने चाहिए। तो उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, रिलेशन से आपस में, किनका? जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को, व्यवसाय, पिछला चैप्टर क्या था? गैर व्यवसायिक संस्था, वहां व्यापार नहीं कर रहे थे लोग, वहां भी इकट्ठे थे, लोगों ने समूह में वहां भी काम किया, लेकिन वहां पर क्या था? गैर व्यवसायिक संस्था थी, लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं था। ऐसा नहीं था कि लाभ आए, जैसे कि एक रामलीला है, उसने बहुत सारा लोगों से चंदा इकट्ठा किया और रामलीला कंप्लीट हुई, फिर पैसा बच गया, तो सबने कहा यार पैसा तो बचा हुआ है, क्यों नहीं हम आपस में बांट ले। उसमें ऐसा नहीं है, नहीं बांट सकते, वो सोसाइटी एक्ट में आती हैं, तो इसलिए वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग जो बचा हुआ पैसा उसको बांट सकते। लेकिन ऐसे व्यवसाय के लाभों, यानी यहाँ पे व्यवसाय होना चाहिए, वहां गैर व्यवसाय था, यहाँ पे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए, यानी लाभ भी कमाएंगे तो लाभ को बांटेंगे। यहाँ हानि नहीं लिखा, लेकिन मतलब वही है, लाभ हुआ तो लाभ को बांटेंगे और हानि हुई तो हानि भी बांटेंगे, है ना? बिल्कुल क्लियर। तो लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए, देखिए एग्री हुए हैं, इसका मतलब है उन्होंने पहले आपस में एग्रीमेंट किया है। अब एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि लिख के हो, वर्बल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। जैसे कि खासकर तो अच्छे मित्र वो क्या करते हैं? वो कहते हैं यार मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान है कि क्यों ना हम एक मिठाई की दुकान खोल लें। दूसरा कहता है बढ़िया रहेगा, दोनों ने कहा करें शुरू कर। तो कई बार वो लिखा पढ़ी नहीं करते, लेकिन आपस में कह देते हैं किसको कितना मिलेगा, 50-50 ये भी ठीक है, या 60-40 ये भी ठीक है, जो उनके बीच में तय है। तो देखिए अभी तो सहमत हुए हैं, यानी उनमें सहमति होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और उन सब के द्वारा, किन सब के द्वारा? जितने पार्टनर हैं, 2, 3, 5, 20, 50 जितने भी पार्टनर हैं, उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा। यहाँ पे एक का मतलब एक ही नहीं है, यहाँ का मतलब है या तो सारे, या उसमें से कुछ, या एक। क्लियर हुआ कि कोई भी, या तो सारे के सारे, या उनमें से कुछ लोग, या एक व्यक्ति, उनमें से एक के द्वारा संचालित किया जाता है। उन सब की ओर से एक के द्वारा संचालित किया जाता है, उन सब के द्वारा अथवा किसी एक के द्वारा संचालित किया है। और ये देखिए, ये लिखा है देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो सबके लिए काम करता है। यहां पर समझने की बात है, एक पार्टनर ने काम किया तो ये नहीं कह सकता इसका सारा प्रॉफिट मेरा, नो। ठीक है वो काम कर रहा है अकेला, लेकिन कर सबके लिए रहा है। समझ में आई बात? तो चाहे वो एक करे, चाहे वो कुछ करे, चाहे वो सारे करे, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। काम को कम कर सकते हैं, जैसे कुछ पार्टनर्स को कह सकते हैं ओ भाई आप सिर्फ पूंजी दे दो, काम हम संभाल लेंगे, तो ऐसा भी होता है। तो क्या क्लियर हुआ कि साझेदारी सहमति है, लोगों के बीच में सहमति है। किस लिए सहमति है? एक व्यवसाय चलाने के लिए, उसके लाभ बांटने के लिए सहमति है, और साथ में ये भी है कि या तो कोई एक करेगा या सारे करेंगे, और वो भी सबके लिए करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना ही बहुत है। अब मैं आगे इससे आगे भी पढ़ा रहा हूं, अगला चलते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या किया था? साझेदारी की परिभाषा। अगर आप कोई बच्चा परिभाषा को बड़े गौर से देखे ना, उसके अंदर ही
विशेषताएं होती हैं, और विशेषताओं के जब आगे टुकड़े कर देते हैं तो उसमें मेरिट और डीमेरिट बन जाती है। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसे अच्छे से याद कर लें, और जितना अभी से तैयारी कर लेंगे आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो हम आगे चल रहे हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की विशेषताएं क्या है, उस परिभाषा को दिमाग में रखते रहो। दो या दो से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन्स, बताया था ना, साझेदारी में व्यक्तियों का होना जरूरी है, और वो भी एक व्यक्ति से नहीं चलता, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो बेटे इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। वैसे पार्टनरशिप में अब 50 तक संख्या हो सकती है। कहां तक? 2 से लेकर 50 तक पार्टनर्स बन सकते हैं। अगली बात इसके अंदर खास बात है, विशेषता है अनुबंध या समझौता, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इसके अंदर सहमति होती है आपस में, या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट कह लो, कि उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। मौखिक मतलब वर्बल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जब कभी कोई कानूनी अड़चन आ जाती है, कहीं पर लाभ बांटने की समस्या, कहीं पर कुछ, तो ऐसे में क्या होता है कि लिखित समझौता ज्यादा अच्छा कारगर होता है। मौखिक कर सकते हो, लेकिन अगर हम कहें तो भाई लिखित ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्यवसाय, बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। लोग तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में भी इकट्ठे थे, पर वो व्यवसाय नहीं था, बिजनेस नहीं था। यहां पर बिजनेस का होना आवश्यक है, चाहे वो इंडस्ट्री लगाओ, चाहे कुछ करो। लेकिन अगला पॉइंट है स्वामी और एजेंट का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ ओनर एंड एजेंट। ये जो पार्टनरशिप है, ये एक पार्टनरशिप है जो फर्म बन गई। इसको ए, बी और सी ने बनाया, 3 व्यक्तियों ने मिलकर बनाया। हर व्यक्ति इसका स्वामी है और हर व्यक्ति इसका एजेंट है। ये क्या मतलब है? ये जो एजेंट है, एजेंट का मतलब है इसके द्वारा किए गए कामों के लिए ये फर्म यानी ए और बी भी बाध्य है। अर्थात ए और बी, अगर सी ने कोई गलती कर दी तो ऐसे में ए और बी बाध्य होंगे। क्या बाध्य होंगे? जैसे मान लीजिए सी ने कुछ लोगों से पैसा लिया, बिजनेस का पार्टनर होने के नाते। सब जानते हैं सी इनका पार्टनर है और सी को ये ड्यूटी दे रखी है कि वो कैश कलेक्शन करेगा। सी ने कर लिया और सी ने कोई घपला कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया, तो ऐसे में ए और बी भी जिम्मेवार होंगे। ए बी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जी हमने थोड़ा किया था, वो तो सी ने किया, तो सी को पूछो। नहीं भाई, सब जिम्मेवार है इसमें, तीनों। इसीलिए ये एजेंट है, इसके कामों के लिए दोनों जिम्मेवार है, और इसके काम के लिए दोनों जिम्मेवार, और इसके काम के लिए दोनों जिम्मेवार है। तो यही है, हर एक मालिक भी है, स्वामी भी है, और हर एक एजेंट भी है। ठीक है। नेक्स्ट, लाभ का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी इसमें हानि भी समझ लीजिए, लाभ हानि का विभाजन। व्यवसाय में जो लाभ कमाया जाएगा वो बांटना होता है, बिल्कुल बांटते हैं। वो बात अलग है कि क्या उनके बीच में रेशियो रहेगी, कितना कितना बांटना, वो अलग चीज है, लेकिन बांटने का अधिकार होता है, और ये लाभ का विभाजन बांटते हैं, मतलब लाभ का विभाजन होता है। ठीक है, तो बांटना भी चाहिए लाभ। अगला है साझेदारी के उत्तरदायित्व, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। जो साझेदारी है उसकी जिम्मेवारी, एक तो मैंने पहले भी बताया जैसे कि एक दूसरे के प्रति है, कि एक दूसरे के द्वारा काम किए गए, और दूसरी तौर से ये भी है कि इनका उत्तरदायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, सुना है ना। इसमें एक प्रॉब्लम है पार्टनरशिप में
कि यदि एक व्यक्ति गड़बड़ करे तो सबको भुगतना पड़ता है। हालांकि इसका कुछ समाधान किया गया है, मैं बाद में बताऊंगा एलएलपी के तौर पे, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पे समझिए साझेदारी के उत्तरदायित्व। तो साझेदारी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये विशेषताएं हैं, और भी विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी बहुत है। अगर आप इतना याद कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि एक एग्जाम में सारे पॉइंट नहीं बताए जाते, कुछ ही पॉइंट पूछे जाते हैं, 5 से 6। अब है राइट्स ऑफ ए पार्टनर। एक साझेदार के अधिकार क्या है? अधिकार समझते हैं ना, जैसे एक बेटा अपने पिता से कहता है, पिता पापा मुझे इतने पैसे चाहिए, वो एक अधिकार समझता है अपना। इसी तरह एक व्यवसाय पे, पार्टनरशिप पे पार्टनर का क्या अधिकार है? तो देखिए क्या अधिकार है, लाभ हानि पाने का अधिकार, उसका राइट है ये लाभ पाने का। उसको ये नहीं कह सकते कि तूने तो मेहनत ही नहीं करी, बस तूने पैसे लगाए थे तो फिर क्या हो गया। तो उसका राइट है ये पाने का। संचालन में भाग लेने का अधिकार, इसको थोड़ा मैंने लंबा नहीं लिखा, लिख लीजिएगा, संचालन में भाग लेने का अधिकार, यानी वो ऑपरेशन में, बिजनेस चलाने में सहयोग कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका राइट है ये, आप उसे रोक नहीं सकते। हाँ, वो अलग बात है कि कई बार छूट दे सकते हैं हम किसी को, लेकिन राइट तो है ना। लेखा पुस्तकों की जांच का अधिकार, लेखा पुस्तकों की जांच का अधिकार मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनको चेक कर सकता है। भाई मैं भी देखना, मुझे भी देखना है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की, कहीं तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं की है, तो उसका राइट है ये देखने का। परामर्श लिया जाना, एडवाइस लेना, कोई भी काम करें तो बाकी पार्टनर्स उससे पूछे, उसको नेग्लेक्ट ना कर दें कि तुम तो छोटे हो, तुमसे क्या पूछना है। जब वो पार्टनर है तो उसका राइट है उससे परामर्श लिया जाए। वो बात अलग है कि क्या बात वो मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, लेकिन राइट तो है उसका कि परामर्श लिया जाए, उससे एडवाइस लिया जाए। तो परामर्श लेने का अधिकार है उसका। परामर्श लिया जाना मतलब वो देगा और उनको लेना पड़ेगा उससे। ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्या कह रहा हूं मैं, कौन सा लोन? अगर किसी पार्टनर ने फर्म में कैपिटल तो लगाई है, पर कैपिटल के अलावा कभी और पैसे की जरूरत पड़ेगी और उसने इस फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पर क्या वो इंटरेस्ट लेगा? हाँ, उसका राइट है। मैंने फिर गौर करें, अगर उसने लोन दिया है तो लोन पर राइट है, इंटरेस्ट लेने का कैपिटल पर राइट नहीं है। फिर बताऊंगा आगे कई बार आएंगे पॉइंट। 6 है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, संस्था से रिटायरमेंट लेने का, छोड़ने का। कैसा अधिकार? अगर वो चाहता है कि वो आगे इसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो चाहे उसकी अपनी पारिवारिक मजबूरियां हो या व्यावसायिक मजबूरियां हो या उसकी वृद्धावस्था हो, कुछ भी लगा लीजिए, अगर वो जाना चाहता है तो एक निश्चित टाइम पर पहले से वो इस्तीफे का, रिटायरमेंट का अपना लेटर दे देगा, इशू कर देगा, उनको दे देगा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ और इतने दिन बाद मैं संस्था छोड़ दूंगा। तो निश्चित पहले से वो अगर एक निश्चित समय पे लिखित में दे दे या जैसे बता दे तो वो छोड़ सकता है, तो उसका राइट है। ये नहीं कि तू जा ही नहीं सकता, जा सकता है। संयुक्त स्वामित्व का अधिकार मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी है उसमें वो भी मालिक है, लेकिन वो ये ना सोचे कि मैं अकेला मालिक हूं। ज्वाइंट मालिक हैं, ज्वाइंट ओनर हैं, कि वो भी मालिक औरों के साथ मिलकर मालिक है। तो हमारा ये संयुक्त स्वामित्व का अधिकार है। ठीक है बेटे, तो मुझे लगता है ये लेक्चर सही हो गया है। और ओके, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलएलपी के बारे में। बाय बाय, तैयारी करो अच्छे से, और 1 या 2 लेक्चर के अंदर हमारा ये थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है बेटे, बाय बाय।